हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीडीपी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे और सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या होता है? तो क्या होता है के लिए विकासात्मक प्रतिभाओं को उद्धृत करते सटीकता से उसके पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जाती है। सेकंड कह रहा है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। थर्ड कह रहा है के लिए हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो यह सत्य है। ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है। हर बच्चे की हर बच्चे की हर बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। सभी बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है। तो यह व्यक्तित्व का विकास बालकों में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास व्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास का आत्मक प्रतिमान संस्कृति विकासात्मक प्रतिमान संस्कृति परिवेश से प्रभावित नहीं है। किससे प्रभावित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें सही? तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड इसमें सही है। विकास सतत एक प्रक्रिया है जो लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जो यह बालक में शारीरिक बालक में और मानसिक और शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषागत, संवेगात्मक ये सामाजिक विकास होता है। यह कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं? तो किससे सीखते हैं? यह आस पड़ोस से सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, समकक्षीय समूह से सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? तो बच्चे समाज के सबसे आसपास से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं और समकक्षीय अपने मित्रों से भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये सब प्रीवियस ईयर के 2022 के क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? किससे समाहित करता है? समायोजन, समावेशन, संतुलितकरण एवं संगठन। समायोजन एवं संतुलितकरण, समावेशन एवं संगठन। तो किससे का समाहित करता है? तो यह जीन पियाजे एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। तो आपको बता दें, दो मूल प्रक्रियाओं को समावेशन या समायोजन जो करता है वो कौन सा है? तो वह समायोजन अवय समावेशन है, जो अपने स्वरूप स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है और ज्ञान में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है।
समायोजन किसे कहते हैं? तो यह ज्ञान में परिवर्तन परिवर्तन को समायोजन करते हैं और स्वयं को अनुकूल के ढालना, वातावरण के अनुकूल ढालना क्या कहलाता है? समावेशन। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही, फर्स्ट इसमें सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई से महसूस करते हैं? तो बता दें आपको, जीन पियाजे ने विकास के 4 सिद्धांत दिए हैं, 4 भागों बांटे थे, 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। यह अवस्थाएं कौन सी है? तो इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक, ये चारों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताए हैं। तो इसमें से पूछ रहा है हमें, किसमें बच्चा लंबाई, भार और गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाता है? तो किसमें कर पाता है? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है, जो यह 7 से 11 वर्ष होती है, और यह 0 से 2 वर्ष और यह 2 से 7 वर्ष होती है, और यह 7 से 11 से यह आगे होती है, 11 से आगे होती है। ठीक, आपको पता हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है? बच्चों को अपने सोच विनियमित करने में मदद, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करना, बच्चे की आत्मकेंद्रितता दर्शाना, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटना। तो किससे होता है? तो आपको बता दें, लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। लेव वाइगोस्की कौन सा सिद्धांत दिए हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। और लेव वाइगोस्की व्यक्तिगत वाक जो दिया है, व्यक्तिगत वाक अपने बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चे के अधिगम में किस प्रकार मदद करता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करता है? तो किस प्रकार करता है? उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा या स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। तो किसमें मदद करता है? तो यह मदद किसमें करता है? मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो पूजा किस चरण में है? पहला है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास।
तो आपको बता दें कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो आज्ञा और दंड अभिविन्यास के पालन में है। तो कोलबर का मानना है, तो कोलबर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका प्रमुख कारण दंड से स्वयं को बचाना है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। तो चलते हैं आगे। हावर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो हावर्ड गार्डन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि का बुद्धि की एक नवीन सिद्धांत दिए हैं हावर्ड गार्डन, बहुबुद्धि सिद्धांत। एक कौन सा सिद्धांत है? या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं हावर्ड गार्डन। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक बालक केंद्रीय शिक्षा में क्या करता है? शिक्षिका से कोई भूमिका नहीं लेते। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। अगर शिक्षिका निष्क्रिय हो जाएगी तो बच्चों में कोई विकास नहीं होगा। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कारण आर कर रहा है लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय, तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। तो इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों का सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसमें तो आपको बता दें पहले, ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा। ठीक, लेकिन बता दें इसमें जो कहा गया है यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाया गया है। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर जोर देती है? तो यह किस पर देती है? तो यह पाठ्यचर्या के लचीलापन पर जोर देती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगम करता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरी बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या है और कैसे सीख
रहा है, इसका वर्णन करना। तो मूल्यांकन में क्या है, तो बच्चा कैसे सीखता है और कैसे उसका वर्णन होता है, यही मूल्यांकन है, यही उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए की व्याख्या करता है, तो कौन सा व्याख्या करता है? बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देशन देना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें चौथा सही है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? तो कौन सा है? 325 और 486 को जमा करो। बाल विवाह प्रतिबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? शोषण को परिभाषित करो। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों को विश्लेषित कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें समालोचनात्मक सोच करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। ऑप्शन नंबर इसमें 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? तो कौन सा समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की विभिन्नता और विविध परीक्षणों का हतोत्साहित करना। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी अभिवादन और समाहित महसूस करते हैं। विद्यार्थियों को उनके समायोजन के आधार पर स्थानीय समूहों में बांटा जाता है। तो कौन सा है? तो बताइए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। इसमें क्या है? सभी बच्चों को समान समावेशन की संस्कृति, सभी बच्चों को समान बढ़ावा मिलना चाहिए और अवसर मिलना चाहिए, जिससे बच्चों में प्रोत्साहित होने का अवसर मिले। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें हमारा फर्स्ट सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृति रूप से विधि विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? किससे बचना? चर्चा में विविध संस्कृति के प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण शैली के लिए, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, और विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा करना। तो किससे बचना चाहिए टीचर को? तो किससे बचना चाहिए? या प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली के विकसित करने का। तो यह पाठ्यक्रम उससे बचना चाहिए, अपने प्रभावी संस्कृति के उपयुक्त पाठ्यक्रम से। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उनके समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो किससे होती है? तो यह वाचन से होती है। गुणज लेखन और गति से नहीं होती है, तो यह बोलने से होती है, वाचन से होती है, इसकी पढ़ने और सच समझने की क्षमता। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समायोजन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? दिव्यांग
विशेषता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्ट से समतल करना और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना और बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो आपको बता दें, दिव्यांग जो गति के दिव्यांग होते हैं उससे ऊपरी मंजिल पुस्तकालय और प्रयोगशाला से आवंटन से बचना पड़ता है। तो सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए कि कक्षाएं, पुस्तकालय नीचे रखना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? तो यह कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? उच्च क्रम, समस्यात्मक, अभिसारी, नवाचारी, जिज्ञासा की प्रबल की भावना। तो कौन सी है? तो सृजन ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। सृजनात्मक विद्यार्थी अपसारी होते हैं। अपसारी होते हैं। अपसारी होते हैं, अभिसारी नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो किस रणनीति से बचना चाहिए? तो स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठन चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो किसे बचना चाहिए? शब्द प्रस्तुत करना। किससे? अशब्द शब्द प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो सीखे जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। किससे? जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित, असंगठित और उनके सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ से संबंधित। तो कैसे होना? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सेकंड सही है। वो मौजूदा जानकारी से पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखना या विद्यार्थियों बेहतर सीखते हैं। इससे बच्चे अच्छे सीखते हैं और बेहतर सीखते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो विफलता में योगदान देता है कौन सा? तो कौन सा है? यह अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम और समावेशी दर्शन और शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। तो इसमें बता दें आपको, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा उससे विफलता मिलती है। इसलिए कि जो छोटे बच्चे हैं, 5 के बच्चों को कह दिया जाए कि आप 10 का पाठ्यक्रम पढ़िए, तो कैसे होगा? तो वह प्रासंगिक पाठ्यक्रम जो विफलता बनाएगा, इसी से गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम कराएगा। ठीक, जो बच्चे हैं उसी के लेवल में पाठ्यक्रम देना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये देखिए 2022 में जनवरी पेपर आया है, शॉर्ट पेपर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तब करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इसमें बता दें आपको, एनसीएफ कहता है बच्चों को रटाना नहीं है,
बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चों में होती है, इसकी कह नहीं होती है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए अरे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर इसमें 4 हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, संप्रत्यय संबंधी गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। तो किससे बचना चाहिए? इसमें उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से बचना चाहिए, असतत उदाहरण से बचना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्वयं के ज्ञात होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? स्वयं के ज्ञात होने को जागरूकता क्या दर्शाती है? तो यह अधिसंज्ञान दर्शाती है, भ्रांति दर्शाती है, स्मृति शक्ति और अभिप्रेरणा किसे दर्शाती है? तो यह अधिसंज्ञान दर्शाती है, अधिसंज्ञान दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्माण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो किसमें शामिल महत्वपूर्ण चरण है? पहला क्या करा? आरोपण, नकल, निष्क्रिय। तो समस्या समाधान किसमें महत्वपूर्ण है? तो यह समस्या समाधान में महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन समस्या समाधान में महत्वपूर्ण है। तो कौन सा हमारा सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।